Good morning, everyone. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 8th March and the day is Friday. We will see the today's Hindu newspaper. आज के हम हिंदू न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे. सो टुडे इज़ इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑल्सो. सो हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल द लेडीज़. और आप लोग एम्पावर होइए, है ना. जॉब लेना एम्पावरमेंट नहीं होता है. हम ऐसे बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं जो जॉब में हैं लेकिन शी इज़ नॉट एम्पावर्ड. सो एम्पावर्ड होइए, ना कि जॉब लेना एम्पावरमेंट. असली एम्पावरमेंट को समझिए, राइट. चलिए शुरू करते हैं. वन थिंग, आई से गुड मॉर्निंग इंस्टीड ऑफ गुड मॉर्निंग आई शुड से लाइक जय हिंद दोस्तों. सो जोक्स अपार्ट. सो आज का जो हेडलाइन है वो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है महाराष्ट्र का जो शिवसेना का जो चला था, जो स्प्लिट हुआ था, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है. जब कुछ आएगा तो हम लोग देखेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट वही पूछा है कि क्या है नहीं है, इसको छोड़ देते हैं. अगला देखते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट जो है कंसीडर किया है कंटेम्प्ट प्ली अगेंस्ट एसबीआई. आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉन्ड होता है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला. तो उसके लिए एसबीआई को बोला था कि आप हमको 30 जून तक, अप्रैल तक आपको देना है सारा बॉन्ड, जितने लोग परचेज किया उसका डिटेल. लेकिन एसबीआई बोल रहा है कि हम 30 जून तक दे पाएंगे, मतलब चुनाव के बाद. तो इसके लिए एक पिटीशन फाइल किया गया है. किसके द्वारा? एडीआर के द्वारा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड कॉमन काउज, इनके द्वारा. इन्होंने ही वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके लिए किया था और इन्होंने ही ये केस वो जीता और स्ट्रक डाउन हुआ. तो वही जो इंस्टीट्यूशन है, जो एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने किया है. तो कंटेम्प्ट प्ली का मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट ने एसबीआई को बोल दिया कि आपको इस डेट तक देना है, बट एसबीआई इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो दैट इज कंटेम्प्ट प्ले. ठीक, प्ली. जब बाद में कुछ आएगा फाइनल, कुछ कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ा आदेश देगा, तब देखेंगे. अगला, कश्मीर गए थे मोदी जी. जब से पहली बार आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद पहली बार मोदी जी वहाँ गए थे. तो आपको हम ब्रीफ में जो कश्मीर का स्टोरी है वो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो आर्टिकल 370 होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. आर्टिकल 370 जो था वो स्पेशल स्टेटस देता था किसको? जम्मू एंड कश्मीर को. अभी का जम्मू एंड कश्मीर के नहीं, जम्मू एंड कश्मीर जो इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख स्टेट हुआ करता था उसको. अभी तो बाइफरकेट हो गया है. ये कहाँ लिखा हुआ था? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में लिखा हुआ था, ठीक है. ये कब से कब तक रहा? ये 17 नवंबर 1952 से शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 तक ये रहा, ठीक है. 31 अक्टूबर को हमारे जो होम मिनिस्टर वाँ वाँ करते हुए आए और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक्ट इंट्रोड्यूस किए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. और क्या किए? स्टेट जो था उसको स्प्लिट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में और लद्दाख यूटी में, ठीक है. ये जो था वो क्या पावर करता था? ये जो आर्टिकल 370 था ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को क्या करता था? एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को, पावर टू हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, अपना स्टेट फ्लैग रखने का पावर दिया करता था कि जम्मू एंड कश्मीर अपना स्टेट फ्लैग रखेगा. तीसरा था क्या कि ऑटोनॉमी ऑफ इंटीग्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहाँ का अपना एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंटीग्रेशन उनको ये दिया करता था, ऑटोनॉमी होगा उसमें. लेकिन ये 31 अक्टूबर को हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको बाइफरकेट कर दिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गया. उसके बाद जब यूटी बनता तो आपको पता है कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो उस समय बनाए गए थे हमारे कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है. और लद्दाख के कौन बनाए गए थे? आर के माथुर, जो कि उनका पूरा नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर. अभी कौन है यहाँ के करेंट एलजी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लद्दाख के करेंट एलजी कौन है और जम्मू कश्मीर के कौन है. ये देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है मनोज सिन्हा, ठीक है. पहले आपको बता दिए. उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया कि ये जो 370 को हटाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं. तो 5 जज बेंच बनाया गया उसके लिए भी, और 5 के 5 जज अनोनिमसली 11 दिसंबर 2023 को फिर से वो क्या किए? अपहेल्ड किए. एंड ही सेड दैट कि अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द
एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। यही था हमारा पूरा का पूरा स्टोरी। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे का न्यूज़ देखते हैं। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सब पॉलिटिकल राइट्स दंगा फसाद का है, जो कि हमारे लिए आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे ये देखिए कितना ये अच्छा चीज़ दिखाया गया है। अच्छा क्या बोलेंगे कि आयरनी है कि एक हमारा एक तबका है जो आज वीमेंस डे मनाएगा, लेकिन ये महिला को देखिए, इनको पता भी नहीं होगा कि आज हमारे लिए एक दिन बनाया गया है, हमारे लिए एक दिन को कमेमोरेट किया जाता है कि आज वीमेंस डे है। तो जब आप लोग सिस्टम में आइएगा ना, तो आपका मोटिव होना चाहिए कि जो ये लोग हैं वहाँ तक आपको अपनी बात पहुँचाना है कि जो मनाया जाता है, इनको पता तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि मेरे लिए मनाया जा रहा है, मेरी महिलाओं के लिए मनाया जा रहा है, राइट। अब देखिए एक प्रीलिम्स का सवाल है कि केरला जो है अपना OTT बना लिया है, OTT प्लेटफॉर्म। उसका नाम क्या रखा है? सी स्पेस, राइट। चीफ मिनिस्टर केरला के जो CM हैं पिनरई विजयन, वो OTT प्लेटफॉर्म बनाए हैं। वो बोले क्या है कि जो मेन स्ट्रीम में जो सबसे ज़्यादा जो OTT जो भी है फेमस OTT, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, ठीक है, ये सब जो है वो जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज चलता है उसको प्रोमिनेंट देता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपना जो वहाँ के जो मलयालम है उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए सी स्पेस बनाया गया है। केरला जो है पहला स्टेट बन गया जिसके पास OTT प्लेटफॉर्म होगा अपना, ठीक है। आगे देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर में जनरली मेंस से के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप आ जाइए एडिटोरियल पेज पे, जिसमें हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आपको पता है कि इस बार जो हमारा इंटरिम बजट था उसमें कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है वो देने की बात की गई थी, उसी के बारे में ये है। तो आपको हम मोटा मोटा चीज़ बता दे रहे हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि वीमेंस डे पे जो है बजट में आपको बोला गया था कि जो वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स, जो कि 9 से लेके 14 तक की जो एज ग्रुप की जो बच्चियां होंगी, उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए पाइवोटल मूव टुवर्ड्स सेफगार्डिंग वीमेंस वेलबींग, उनको ये दिया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो हो जाएगा, वो बता रही कैसे करना है। तो करने के लिए बताया जा रहा है कि ग्लोबल प्रोग्राम है 90-70-90 टारगेट का, वो क्या है उसके थ्रू करना चाहिए। तो उसमें ये बोला जा रहा है, अभी तो डेटा देख लीजिए, ये डेटा ये सब ना ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा, ताकि जब भी आप कहीं कुछ लिखना हो ना आपको वीमेन के बारे में, उनके सेफ्टी के बारे में, उनका हेल्थ केयर के बारे में, तो आप ये जब ये डेटा लिखेंगे ना सवाल में, अपने जवाब में, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, प्रोमिनेंट लगेगा कि आप जो बात करें एक तर्क के साथ कह रहे हैं। तो वो डेटा देखिए क्या बोल रहा है कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग वीमेन जो है इंडिया में, वो कौन सा है? सर्वाइकल कैंसर है, जो कि 1.27 लाख केस रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें 80,000 लोग का डेथ हो जाता है ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। और वो जो है क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस के कारण क्या हो जाता है? सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो प्राइमरी कल्प्रिट इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो इन रिस्पॉन्स टू दीज प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन इमर्ज एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। अब WHO का क्या करना है? WHO का जो आउटलाइन है वो 90-70-90 टारगेट पे काम करता है ना। उसका टारगेट कब से कब तक का है? 2030 तक का। क्या है 90-70-90 टारगेट? कि 90% गर्ल्स टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड विथ HPV वैक्सीन बाई एज 15, ठीक है। 15 साल की जितने भी बच्चियां होंगी 90% HPV वैक्सीनेटेड होंगी। 70% ऑफ वीमेन टू अंडरगो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बाई एज ऑफ 35 एंड 45 एंड 90% ऑफ वीमेन विथ सर्वाइकल कैंसर टू बी ट्रीटेड। सो ये याद रखिए कि WHO का प्रोग्राम है 90-70-90 का। ये कब तक पूरा करना है? 2030 का। 90 का क्या है? 90 का मतलब क्या है कि 15 साल की एज की बच्चियां हैं, 90% बच्चों को वैक्सीनेट कर देना है। उसके बाद 70% जो वीमेन है 35 से 40 के एज का, उनका स्क्रीनिंग करना है कि कैंसर अगर उनको हो गया तो स्क्रीन करके उनको देखभाल करना है, ताकि जो मॉर्टेलिटी रेट है ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर शुड बी डिक्रीज्ड। एंड 90% ऑफ वीमेन जो है सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करना है उनको, ठीक है। तो ये है 90-70-90,
ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि 100 अगर हम पूरे दुनिया में देखेंगे तो 100 कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग इंडिया। अभी जैसे कि ये स्टडी है स्कॉटलैंड का, उसमें क्या बोला गया है कि रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेट ऑफ एचपीवी वैक्सीन, द फाइंडिंग सो दैट देयर हैड बीन नो रिपोर्ट केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एमंग वीमेन बॉर्न बिटवीन 1988 एंड 1996, कि 1988 से 1996 के बीच में जो वीमेन पैदा ली हैं उनके बीच में नहीं है सर्वाइकल कैंसर का केस। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड फुल्ली एचपीवी वैक्सीनेशन बिटवीन द एजेज ऑफ 12 एंड 13, क्योंकि उस एज में इनको 12 से 13 साल के बीच में इनको वैक्सीनेट कर दिया गया था एचपीवी वैक्सीनेशन से। सो जो क्या दिखाता है, इनिशिएट एचपीवी वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स इन 2007 एंड एक्सपैंड टू इंक्लूड बॉयज इन 13। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनिशिएट किया एचपीवी वैक्सीनेशन गर्ल्स के लिए 2007 में, और 2013 में वो बोला कि बॉयज़ को भी दिया जाएगा, इज बॉयज़ टू एलिमिनेट। तो ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि अगर हम 12 से 13 साल के बीच में वैक्सीनेट कर दे रहे हैं, जब जो कि ये स्कॉटलैंड में किया गया था, तो जो 1998 से 1996 के बीच में बॉर्न वीमेंस हैं उनको 12 से 13 साल के बीच में एचपीवी वैक्सीनेशन दिया गया था, तो उसमें कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का केसेस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ये 9 से 14 साल के बच्चियों को जो वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है, वो क्या है, एकदम सही है। जिनको वैक्सीनेशन मिल जाएगा उनको सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस बहुत ही रेयर है। उसका दूसरी तरह का वो बोला गया है कि रवांडा अफ्रीका में कि एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन सिग्निफिकेंट रिड्यूस द प्रिवेंशन ऑफ, ये सब दिया गया है। अब ये बात करते हैं क्लोजर टू होम, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, अगर हम देखेंगे हमारा जो ये देश है, तो इसके पड़ोसी राज्य में, अरे यार एक मिनट फ़ोन साइलेंट कर ले रहा है। पड़ोसी राज्य में देखेंगे श्रीलंका है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर म्यांमार है, भूटान है, ठीक है। तो वो सब में देखेंगे तो 11 साउथ ईस्ट एशिया रीजन हैव इंट्रोड्यूस एचपीवी वैक्सीन नेशनल वाइड, जिसमें भूटान है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। और भूटान जो है फर्स्ट लो मिडिल इनकम कंट्री जो है इंट्रोड्यूस नेशनल वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, है ना, 12 से 18 साल के बीचों में 2010 में अचीव किया है भूटान। जो उसके बाद एक देखिए आपका प्रीलिम्स के लिए कि भूटान जो है इकलौता ऐसा लो मिडिल इनकम, है ना, क्या है, LMIC, लो मिडिल इनकम कंट्री में भूटान इकलौता ऐसा देश है जो इंप्लीमेंट किया है वीगन वैक्सीनेशन बॉयज एज वेल इन 2021। तो आपको क्या है कि पहले तो हम वीमेन में जो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर जहाँ हो रहा है उसको ये देखेंगे, उसके बाद बॉयज़ में भी देखेंगे, उनको भी वैक्सीनेट करेंगे। उसके बाद एक सिक्किम का मॉडल बताया गया है कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिक्किम का अप्रोच देखेंगे एचपीवी वैक्सीनेशन के, तो वहाँ का एग्जाम्पल क्या है कि इफेक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजी के हिसाब से वहाँ इफेक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजी जो है पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी, उसमें कि दे टारगेटेड एफर्ट ऑफ एजुकेटेड टीचर, पेरेंट, गर्ल्स, हेल्थ केयर वर्कर, मीडिया अबाउट द बेनिफिट ऑफ एचपीवी वैक्सीन। उसमें ये बोला गया कि सिक्किम में मॉडल क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी टीचर थे, पेरेंट थे, गर्ल्स, हेल्थ केयर वर्कर, मीडिया में, कि उनको अवेयर किया गया एचपीवी वैक्सीन के लिए, और सिक्किम अचीव्ड वैक्सीनेशन अबाउट 97% ऑफ कवरेज। तो बोला जा रहा है कि उसी हिसाब से हम लोग पूरे देश में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि इंडिया जो अभी माइलस्टोन ये रिसेंटली अचीव किया, क्या कि हम लोग अपने देश में ही इंडिजीनियस क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन बनाए हैं, कार्बेवैक, है ना, जो क्या है सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। डेवलप्ड बाय किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि कार्बेवैक क्या है, सर्वाइकल वैक्सीन है, किसके द्वारा बनाया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। किसके साथ कोलैब करके वो बनाया था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और उसका एक डोज का प्राइस क्या पड़ रहा है? 2000 पर डोज। अगर हम किसी को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन देंगे उसका प्राइस क्या पड़ेगा? 2000, जो कि कार्बेवैक की चीपर देन अवेलेबल वैक्सीन। बाकी अगर हम पूरे वर्ल्ड के कंपेयर में करेंगे तो हमारा जो बनाया हुआ है इंडिजिनस वैक्सीन वो क्या है? सस्ता है। उसका बाद हम वही देखें कि इंडिया प्लान टू एक्सपेंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, देयर इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड एडोलेसेंस बॉयज, विच इज अभी तो फिलहाल तो फीमेल के लिए करना चाहिए। उसका बाद ये बोल रहा है कि चैलेंजेस क्या होगा, तो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा क्या हो, ये बोला जा रहा है कि जो हेजिटेंसी होगा, है ना, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एचपीवी वैक्सीनेशन, कि अभी भी आप जब आपको अभी भी कभी कभी सुनते हो कि पोलियो का जब वैक्सीन दिया जाता था तो वहाँ जो वैक्सीन देने जाते थे, पोलियो का जो ड्रॉप पिलाने जाते थे, तो उनको मार के भगा दिया जाता था। गांव में अफवाह फैला दिया गया या कि ये जो पिलाने आए हैं उससे लोग मर जा रहे हैं। या अभी आप सुने होंगे कोविड में कि गांव में लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लेने के 1 महीने बाद लोग मर जा रहे हैं। तो वो क्या हेजिटेंसी है, इलिटरेसी है, वो सबसे बड़ा हर्डल बनेगा। तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि ओवरकम करना किससे, कैसे? कंसर्टेड एफर्ट आर नीडेड टू एंगेज कम्युनिटी, डिस्पेल मिस इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। उसके बाद बोला कि इंटरिम बजट में जैसे एक रोल आउट किया गया यूविन पोर्टल,
जैसे कोविड के लिए हमारा था ना कोविन पोर्टल, वैसे ही यूबिन पोर्टल बनाया गया है। उसमें मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री फॉर ऑल इम्यूनाइजेशन अक्रॉस कंट्री एंड इनेबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू बी रिस्पॉन्सिव इन रियल टाइम। उसका सप्लाई साइड में अगर हम देखेंगे तो कैसे सप्लाई करना है, हम तो वैक्सीन भी बना लिए, हम इम्प्लीमेंट करने का भी सोच लिए कि सारे जो भी है 9 से 14 साल की बच्चियां उनको वैक्सीनेट करेंगे, तो वो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि ताकि एक एक बच्ची जो हमारा 100% का जो प्लान है कि सब बच्चियों को लग जाना चाहिए, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बोला गया कि वैक्सीन हेजिटेंसी फुलफिल्ड बाय मिथ एंड इन्फॉर्मेशन, उसको जो मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्योर करेंगे, कैसे टू अच्छे से उसको प्रमोट करेंगे। जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कि आप जब स्कूल में जाएं उनके बच्चों को, उनके जब पेरेंट्स मीटिंग हो, पेरेंट और टीचर मीटिंग, उसमें बच्चों उनको बताइए, है ना। कल्चरल एंड सोसाइटी नॉर्म्स आर फैक्टर। उसके बाद कोलैब करना है कि गवर्नमेंट को एजेंसी के साथ, कम्युनिटी पार्टनर के साथ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसी तरीके से हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, है ना, वैक्सीनेशन सर्विस के लिए। इसी तरह वो बोला गया है कि इंडियाज इंक्लूजन ऑफ HPV वैक्सीनेशन इज इंटरिम इनेबल्ड हेराल्ड ए न्यू इरा इन वीमेन हेल्थ। वीमेन हेल्थ में अगर सोचे कि 1,24,000 केसेस में, 1,27,000 केसेस में 80,000 का डेथ हो जा रहा है, मतलब इसका मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा बोल्ड स्टेप टुवर्ड सर्वाइकल कैंसर फ्री फ्यूचर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जॉब मार्केट में जो है विमेन का वो डिटर्मिनेंट इन मोर विमेन इन द जॉब मार्केट, वो क्या है। तो इसमें ये फैक्टर दे रही हैं इंदिरा हिरवे हैं, वो क्या हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में। तो वो क्या कर रही हैं कि देयर इज़ ग्रोइंग डिमांड ऑफ सोशल साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक एंड IMF कि वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी और लेबर मार्केट शुड इंक्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया, है ना। कि अगर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो वीमेन का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये कौन बोल रहा है, सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है, IMF बोलता है। तो वो हम कैसे करेंगे, और ये माना जाता है कि अगर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा तो विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन एशिया, जो कि बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, प्रोस्पेरिटी लाएगा हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो ये बोल रहे कि क्यों नहीं है, तो ये बोल रहे पहला तो रीजन है वो पैट्रियार्की है ना, पितृसत्ता, कि वाई वीमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट इज इंडिया इज सोलो, क्यों सबसे कम है इंडिया में, इतना कम क्यों है। तो वो बोल रहे हैं कि देयर आर वेरियस एक्सप्लेनेशन सच एज ह्यूमन कैपिटल, है ना, लो ह्यूमन कैपिटल, है ना। उसके बाद इवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, रूट कॉज इज पैट्रियार्की। सो पैट्रियार्की को ये रूट कॉज मान रही हैं और कह रही हैं कि विच इज सोशल सिस्टम मार्क्ड बाई सुपरमेसी ऑफ फादर और मैन इन द फैमिली। पैट्रियार्की किसको बोलते हैं कि फादर का या पुरुष का फैमिली में सुपरमेसी को ही हम क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं पैट्रियार्की की सोशल स्ट्रक्चर फेनोमेना इन विच मेल्स हैव द प्रिविलेज टू डोमिनेंस ओवर फीमेल। मतलब क्या कि मेल का जो होता है डोमिनेंस किसके ऊपर होता है, फीमेल का। जैसे आप अपने घर में भी देखेंगे कि अगर फादर होंगे और हमारी माँ होंगी तो फादर का डोमिनेंस होगा। वो मूवी देखे ना बच्चन का, कि जिसमें वो कहते कह दिया बस कह दिया, तो वही है। हाँ, तो वो पैट्रियार्की है। सो इम्पावरमेंट, आप लोग जब भी बात करें वीमेन इम्पावरमेंट की, तो इम्पावरमेंट का मतलब कभी नहीं होता कि अगर आप जॉब कर ली तो इम्पावर्ड हो गई। इम्पावरमेंट का मतलब होता है टू मेक योर स्टैंड क्लियर। आप अपना स्टैंड पे रहिए, आपको जो सही लगता है उसमें आपको पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी होना चाहिए घर में, है ना, हर चीज़ में। तो ये होता है। तो यही बोल रही है इसी को कि उसमें बोल रहे हैं कि सुपरमेसी इज मैनिफेस्ट इन वैल्यू, एटीट्यूड, कस्टम, सोसाइटी, एसेट, इनकम, वेल्थ, ये सब में। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर हम पैट्रियार्की को अंडर पैट्रियार्की मेल आर कंसिडर टू बी ब्रेड विनर और विमेन आर रिस्पेक्टेड टू होम मेकर। की पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखा जाता है कि जो मर्द होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको ब्रेड विनर बोला जाता है कि वो पैसा कमा के लाएंगे, और विमेन जो है वो घर का, बच्चों का ख्याल रखेंगे। इसी की तरह वो बोला कि दो परफॉर्म विथ लव एंड वर्क आर माइनर। बोला जाता है कि दो परफॉर्म विथ लव, दिस वर्क ऑफ विमेन इज इंफीरियर वर्क फॉर सेवरल रीजन। कि विमेन का जो काम होता है उसको इंफीरियर माना जाता है, और विच इज वर्क इज अनपेड एंड इनविजुअल एज टाइम यूज डेटा आर नॉट अवेलेबल इन रेगुलर बेसिस इन इंडिया। ठीक है, तो ये इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि कैसे पैट्रियार्की जो है विमेन पार्टिसिपेशन में, है ना, लेबर फोर्स में कैसे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे ग्रेटर पार्टिसिपेशन बट अगर कहीं कहीं पे पार्टिसिपेशन है भी तो वहाँ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वे बोल रही हैं कि एज वीमेन विथ हायर एजुकेशन विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ इंडिया टेंड टू पार्टिसिपेट मोर इन लेबर मार्केट, इट इज आर्ग्यूड बाई एक्सपर्ट दैट ग्रेटर वीमेन एजुकेशन विल रेज देयर पार्टिसिपेशन रेट इन लेबर मार्केट। ये बोल रही हैं कि अगर वीमेन ज़्यादा पढ़ेंगी तो ज़रूर से ज़रूर लेबर मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हाउएवर दिस इज नॉट ओनली हाफ ट्रूथ। ये बोल रहे हैं कि यह आधा अधूरा
सही सच बात है, लेकिन पूरा नहीं है, आधा है। ये क्या बोल रहे हैं कि एट दिस इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इज बैक्ड बाय एन आर्मी ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, कि अगर आप बात करेंगे तो डोमेस्टिक वर्कर जितनी होती हैं 99% क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। सो हु आर नोन फॉर हाईली एक्सप्लॉइटेड इन इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी में हाईली एक्सप्लॉइटेड है, विच इज़ वेरी ट्रू, आई एग्री। विमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट कैन इंक्रीज एट ऑल लेवल्स मेनली बाई रिड्यूसिंग दियर बर्डन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क एंड केयर बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑफ वर्क और इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वीमेन वर्क, है ना। जैसे कि प्रोवाइडिंग फ्यूल इफिशियंसी स्टोव इन कुकिंग प्लेस ऑफ, कैसे उसको बोला जा रहा है कि अगर उनको उनके प्रोडक्टिविटी को अच्छा करना तो क्या करना चाहिए कि फ्यूल इफिशियंसी स्टोव कुकिंग इन प्लेस ऑफ प्रिमेटिव स्टोव दैट यूज फ्यूल वुड। तो आपको यहाँ पे जैसे भी आप जहाँ भी आप ये लिख रहे हैं वहाँ पे आपको फिर ये भी लिखना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कीम जो उज्ज्वला योजना है कि सबको गैस सिलेंडर जो है फ्री दिया गया है, तो वो दिखाएगा कि गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। दूसरा ये बोल रही हैं कि वाटर सप्लाई उनके डोर स्टेप पे होना चाहिए, टैप वाटर आना चाहिए, ताकि उनको वो जो मूवीज़ में या फिर गांव में, हम अभी तो वैसा देखने को हमको नहीं मिला है, शायद मुझे नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है कि महिलाएं सर पे वो घड़ा रख के या बर्तन रख के पानी दूर से लेके आ रही हैं, शायद हम उस रीजन से नहीं है इसलिए, लेकिन मे भी वो कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, तो वो ना हो, है ना, उनके घर पे पानी आ जाए, है ना। चाइल्ड केयर, डिसेबल केयर, है ना, केयर ऑफ ओल्ड कैन बी प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट, द मार्केट बाई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। उसका दिया बोल रही हैं कि एड्रेस द इशू ऑफ सबॉर्डिनेशन, कि सबॉर्डिनेशन का जो इशू है उसको कैसे एड्रेस। सबॉर्डिनेशन का मतलब क्या है कि सुपीरियरिटी, पैट्रियार्की में जो मेल डोमिनेंस होता है उसको कैसे एड्रेस करना है। तो ये बोल रही हैं कि इफ़ यू वांट नॉट ओनली वीमेन पार्टिसिपेंट बट ऑल्सो जेंडर इक्वालिटी, है ना, वीमेन पार्टिसिपेशन के बाद भी क्या चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। जब तक आपको जेंडर इक्वालिटी नहीं मिलेगा वीमेन पार्टिसिपेशन का कोई फ़ायदा नहीं है ना, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इक्वालिटी इन लेबर मार्केट हाउस होल्ड विल हैव टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेन एंड वीमेन विद इन द हाउस होल्ड बाई शेयरिंग द इंफीरियर वर्क और अनपेड डोमेस्टिक वर्क और केयर बाई मेन एंड वीमेन। कि क्या बोल रही है ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए मेन और वीमेन दोनों को। जैसे घर में जो इन्फीरियर वर्क हो, जैसे खाना बनाने का काम है, घर में पोछा लगाने का काम है, कुछ काम तो ऐसा है ना जिसको स्टीरियोटाइप ही कर दिया गया है कि ये काम तो वीमेन का ही है ना। जैसे कि घर में आप बहुत कम मर्दों को पोछा लगाते देखेंगे, खाना बनाते देखेंगे कि आज घर की महिलाएं बैठी हैं और घर के सारे जो पुरुष हैं वो खाना बना रहे हैं, आज घर के सारे पुरुष जो हैं घर में पोछा सफाई कर रहे हैं। सो वी शुड ब्रेक द स्टीरियोटाइप कि ये काम जो है, कुछ काम ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं के लिए हैं, जैसे कि बच्चों का देखभाल करना, है ना। तो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाहिए। रिमूविंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ वीमेन इन द हाउस होल्ड, ठीक है। ऑन हायर डोमेस्टिक वर्कर में जो हायर किया जाता है, जैसे जो हाउस हेल्प होती हैं हमारी, उनके बारे में बात किया जाए कि अगर ILO ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, वो क्या प्रोवाइड करता है, मिनिमम बेसिक राइट टू डोमेस्टिक वर्कर इन द वर्ल्ड, है ना। दे इंक्लूड ए वीकली डे ऑफ, है ना, कि उनको एक सप्ताह में एक छुट्टी चाहिए, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, ऐसा नहीं कि उनको 24 घंटा के लगवाए हुए हैं, है ना। ओवर टाइम कंपनसेशन, मिनिमम वेज, मिनिमम सोशल सिक्योरिटी, इतना तो मिलना ही चाहिए। क्या क्या, वीकली डे ऑफ, limited hour of work, overtime compensation, minimum wage and minimum social security. It is unfortunate that India has not even ratified this convention. लेकिन जो ILO का जो कन्वेंशन है उसको इंडिया अभी तक रेटिफाई ही नहीं किया है। If India raises the participation rate of well-educated women in labor market along the rapid increase in size of domestic worker gain of terms of economic growth be lost, as it will create a huge army of highly exploited domestic worker also. ये बात तो सही बोल रही है। अगर आप डोमेस्टिक, आपके घर में भी अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प आती होंगी तो उनको आप छुट्टी तो नहीं ही देती होंगी कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी ले लो। हालांकि जो भी बैचलर होते हैं उनके यहाँ छुट्टी मिल जाता है कि ओके। सो हम आपको यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का जिक्र किया गया है ILO का, तो हम आपको ILO के बारे में बता देते हैं। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका बॉडी है, UN का बॉडी है, ठीक है, UN एजेंसी है ये कब बना, ये बना 1919 में, ठीक है। और जूम करके बता दे क्या, ठीक है, 1919 में बना। कब, कैसे बना, लीग ऑफ नेशन के थ्रू, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। किसको देना, इकोनॉमिक जस्टिस,
ठीक है। जस्टिस कैसे देता है? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करके, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आपको हम स्विट्जरलैंड आज ले चलेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में इतना सारा इंस्टीट्यूशन जो भी है, एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर जैसे WHO है ना, ILO, रेड क्रॉस, WTO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इतना सारा का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। आपको एक चलिए एक बताइए, आप IMF का हेडक्वार्टर कल हम आपको बताए हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कल ही हम आपको बताए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और IMF की जो डिप्टी MD हैं वो कौन है, ये भी बताइएगा। हमारी इंडिया की हैं, ये आपको चलिए कल ही बताया, आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ILO का मेंबर कौन नहीं है आपको बता देते हैं, भूटान नहीं है। इंडिया मेंबर है, भूटान नहीं है। और आपको पता है नॉर्थ कोरिया कैसे होगा, वो भी नहीं है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी भूटान है वो ILO का मेंबर नहीं है, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ILO को एक बार नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, कब? 1969 में। सो इससे ज़्यादा ILO के बारे में जानने का कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ पूछा गया वो अब बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि फॉल एंड राइज इन वीमेन वर्क पार्टिसिपेशन, कि कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार जो है हमारा वीमेन वर्क पार्टिसिपेशन में, ये क्यों है? तो ये बोल रही हैं कि आर्ग्यू कर रही हैं कि द डिबेट अराउंड ट्रेंड टू इंडियन वीमेन पार्टिसिपेशन ओनली आउटक्लास्ड बाय ये सिमिलर one regarding trend in poverty. Unfortunately, the scrutiny of measurement of poverty is not matched by similar close attention in the measure of unemployment. So the broad contour of the debate is कि mainly relying on data NSS and PLFS. तो आपको पहले हम NSS और PLFS क्या है वो बता देते हैं कि NSS जो है वो क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे। ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी के अंदर। और इसके मिनिस्टर कौन है? राव इंदरजीत सिंह, ठीक है। राव इंदरजीत सिंह इसके मिनिस्टर हैं। और PLFS जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये NSOज ही रिलीज करता है। और ये कब से शुरू हुआ है PLFS? ये 2017 से शुरू हुआ है, लॉन्च किया गया है। और ये भी बात अंदर काम करता है किसको? NSO के, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंदर, ठीक है। और ये जो है ओवरऑल ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्टली, जिसके मिनिस्टर क्या हैं? राव इंदरजीत सिंह, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉलोइंग वीमेन पार्टिसिपेशन रेट जो है कि वीमेन एज 15 एंड अबव फ्लैक्चुएटेड अराउंड 42% बिटवीन 93 से 94 और 2004-05 से 93-94 से लेकर 4-5 तक 42% जो था वीमेन पार्टिसिपेशन था 15 एज ग्रुप का, जो कि घट के क्या आ गया? 28% 11-12 में, और पलमेटेड टू 22% इन 17-18। So from 17 it miraculously surged and reached 36% in 22-23। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग नैरेटिव उसको बोल रहे हैं कि इन द इरा ऑफ हाइटेंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टैटिक एंड दीज ऑपरेशन बिकम पिंग पोंग बिटवीन पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। ये क्या बोल रही हैं कि पेसिमिस्ट स्टोरी जो वो एक्सप्लेन क्या करता है कि डिक्लाइन इन वीमेन वर्क पार्टिसिपेशन एज ए साइन ऑफ डिक्लाइनिंग जॉब अवेलेबिलिटी एंड लेटर इंक्रीज एज ए साइन ऑफ पॉवर्टी। ये क्या बोलता है जो पेसिमिस्ट स्टोरी है कि अगर वीमेन वर्क पार्टिसिपेशन कम रहा है, इसका मतलब क्या है कि जॉब अवेलेबिलिटी घट रहा है, ये साइन ऑफ डिक्लाइनिंग जॉब अवेलेबिलिटी, एंड लेटर इंक्रीज, और बाद में अगर वो बढ़ रहा है तो दिखा रहा है साइन ऑफ पॉवर्टी। सो द ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी क्या पेंट करता है कि इनिशियल डिक्लाइन दिखाता क्या है कि ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी, कि महिलाएं अगर काम नहीं कर रही हैं मतलब कि प्रॉस्पर हो रहा है, अलाउ, लोग अपने वीमेन को अलाउ नहीं कर रहे हैं काम करने पे, है ना। वीमेन टू फोकस ऑन देयर फैमिली, कि वो अपने फैमिली पे काम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो इनका मानना है कि महिलाएं मजबूरी में काम करती हैं, ठीक है, कि अगर उनका मजबूरी खत्म हो गया तो अपने फैमिली पे ध्यान देने लग गए। एंड द सर्ज एज ए साइन ऑफ इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, और ये बोल रहे हैं कि अगर वीमेन पार्टिसिपेशन में सर्ज जाता है तो ये दिखाते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। तो ये दोनों क्या है कि कॉन्ट्रास्टिंग नैरेटिव है, इसी के बारे में बात किया गया है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बाई क्लॉडिया ग्लॉडिन फेमस यू शेप कर्व वेयर वीमेन आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लेबर मार्केट एज द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स मूव टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। के ये क्या बोल रहा है कि जो वीमेन है वो लेबर मार्केट, जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो मूव करके कहाँ चला गया? जो भी वीमेन जो काम करती थी एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो अब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में काम करने लग गई है।
ठीक है। वी मस्ट एग्जामिन द फाउंडेशन ऑफ दिस नैरेटिव। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 25 से 29 साल के बीच में विमेन वर्क पार्टिसिपेशन जो है 3 कैटेगरी में है। पहला तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अदर एक्टिविटी, तीसरा की जो है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग और शॉपकीपिंग, जैसे किन्हीं का अपना दुकान है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, पापड़ बना रही हैं, ये सब में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खेती बाड़ी में, दूसरा की अदर एक्टिविटी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा जो छोटे छोटे काम होते हैं बेज एंड सैलरी वर्क इन मैनुअल एंड वाइट कॉलर वर्क, जैसे जो ऑफिस वाली जो महिलाएं हैं वो। सो वीमेन वर्क ऑन फैमिली फर्म ड्रॉप फ्रॉम 23 to 10% बिटवीन 93 to 2017 ड्यूरिंग द ईरा ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट द वर्क ऑन द फैमिली फार्म्स फोकस्ड ऑन बैक टू 2023। तो ये डेटा की बात की है। उसके बाद ये बोल रही हैं कि बिफोर वी स्टार्ट स्पिनिंग टेल्स टू एक्सप्लेन दीज, कि ऐसा नहीं हो कि वो एक्सप्लेन करे कि चैलेंज को जो लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा किया कि विच ट्राई टू पिजन होल वीमेन हु रेज बोथ चिकन एंड चिल्ड्रेन, कि वैसी महिलाएं जो कि अपने बच्चों को भी और काम दोनों करती हैं, उनके लिए पिजन होल नहीं होना चाहिए। एनएसएस और पीएलएफआई सर्वे क्या बोल रहा है कि यूजुअली प्रिंसिपल एक्टिविटी, वो सर्वे पे ही ये बोल रही है कि सर्वे जो होता है वो थोड़ा गलत तरीके से होता है, कि जो एनएसएस और पीएलएफआई सर्वे में जाके पूछता क्या कर से कि यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी, और दूसरा वेदर इंगेज इन एनी वर्क इन सब्सिडरी कैपेसिटी। अब जो महिलाएं हैं, रूरल वीमेन हैं, उनके लिए ये सवाल ना एलियन जैसा होता है। उनको पता है नहीं कि यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है या वेदर इंगेज इन एनी वर्क इन सब्सिडरी कैपेसिटी क्या होता है। तो उसी के बारे में ये बोला गया है कि हुज डे इज फुल ऑफ डिमांड ऑफ बाथिंग एंड फीडिंग चिल्ड्रन, फेचिंग वाटर, वॉशिंग कैटल्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन्स एंड मार्केट पिकल्स फॉर द सेल। दे डोंट नो कि व्हाट इज यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी एंड वेदर इंगेज इन वर्क आउट सब्सिडरी कैपेसिटी। सो व्हेन यू गो फॉर द सर्वे यू शुड आस्क सिंपलर क्वेश्चन टू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे अंडरस्टैंड द सवाल क्वेश्चन एंड दे कैन गिव देयर आंसर्स इन ए सिंपल वे। तो आप ऐसे पूछ दीजिएगा तो उनको आएगा ही नहीं, तो वो जवाब ही नहीं बताएंगी, वो हंस के चली जाएंगी, क्योंकि उनको दिन भर तो बहुत सारा काम होता है कि बच्चों को नहलाना है, खाना खिलाना है, पानी भरना है ना, कैटल धोना है, हार्वेस्ट करना है, और फिर अचार भी बनाना है बेचने के लिए। तो शी इज़ मेकिंग ए सटायर ऑन एनएसएस ऑन पीएलएफएस पे, ठीक है। उसका तो वो काउंटर आर्गूमेंट क्या दे रही है कि द काउंटर आर्गूमेंट माइट बी दैट इंक्रीज इन ड्यू टू इकोनॉमिक शिफ्ट पार्टिकुलरली मेन मूवमेंट आउट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएटिंग स्पेस। ये कि बोला जा रहा है, ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है कि एग्रीकल्चर फील्ड से जो मेन हैं वो मूव कहीं अलग हो गए, तो उनके जगह पे शिफ्ट कौन कर रही है? फीमेल के लिए स्पेस बनाया गया है। येट ए मॉडेस्ट डिक्लाइन इन मेल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन फार्मिंग फ्रॉम 33 से 25% अकर्ड बिटवीन 2004 to 17-18 व्हेन द फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट ऑल्सो डिक्लाइन। जो कि अगर आप 4-5 से लेकर 17-18 तक देखेंगे तो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन जो क्या है घट गया है। सिंस देन द प्रोपोर्शन ऑफ मेन क्लासिफाइड एज फार्मर और फैमिली हेल्पर हैज इंक्रीज स्लाइटली accompanied by a much more significant increase for women. So instead of debating the cause of fall and rise, ये क्या बोल रहे हैं कि जब ये डिबेट जो करे फॉल राइज, उससे अच्छा क्या है कि हमको क्या करना चाहिए कि अटेंशन नीड्स टू फोकस ऑन रिलेटिव स्टेगनेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्क विमेन हु आर वेज वर्कर। अराउंड 16% जो हमारे देश में वो वेज वर्कर हैं, वीमेन वेज वर्कर, एंड ओनर फैमिली हेल्पर टू अ स्मॉल बिजनेस अराउंड 6% एंड सीक्स टू एक्सपैंड विमेन अपॉर्चुनिटी आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर विच इज जनरली बेटर पेइंग, जहाँ अच्छा पे हो खेती के अलावा, ठीक है। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जो कि और क्या जो अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कि बिहार में जो है महिला उद्यमी योजना है वो चलाया जा रहा है ना, अन्नपूर्णा स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का देना शक्ति स्कीम है, मुद्रा योजना है, बिहार गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 35% रिजर्वेशन इन जॉब इन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज टू मेक वीमेन पार्टिसिपेशन, है ना, कि जब वो अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगी तो वो जॉब करेंगी तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सो दिस काइंड यू कैन मेक योर आंसर वेरी गुड, राइट। उसका ये भी है कि बर्डन कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप इतना सारा आर्टिकल है कि आज एक ही दिन में डिस्कस करना मुश्किल है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट हो, आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे लिए न्यूज़ में क्या है कि कैबिनेट जो है अप्रूव किया 4% हाइक इन डियरनेस अलाउंस बाय फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। बस एक लाइन का ये प्रीलिम्स के लिए है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, आगे देखेंगे। आगे ये है आईएनएस कोलकाता। आईएनएस कोलकाता जो है असिस्ट वेसल्स हिट इन गल्फ ऑफ एडन, रेस्क्यू 21 क्रू मेंबर। तो ये बचाए, ये न्यूज़ में नहीं आएगा हमारे लिए। न्यूज़ में क्या है कि आईएनएस कोलकाता के बारे में, तो आपको आईएनएस कोलकाता के बारे में बता दे रहे हैं। आईएनएस कोलकाता ये कब लॉन्च किया गया? 16 अगस्त 2014 में मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और इसको बनाया कौन था? माज़ागांव
शिप बिल्डर, ठीक है, जो कहाँ है, मुंबई में है। और माझागांव शिप बिल्डर्स क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कारण। इसके ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये मूडीज़ का है एक कि मूडीज़ जो क्या है, मूडीज़ यूएस की एक रेटिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। वो फाइनेंशियल 24 को बोला कि 8% से ग्रोथ करेगा, इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ख़त्म हो गया। आपको एक मैप का जो सवाल था वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कहाँ बोले थे आपको ले जाने के लिए हम, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड आइए लेके चलते हैं आपको, फटाफट देख लेंगे जल्दी जल्दी। कहाँ गया मैप, हाँ ये देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड, जिसमें ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है यूरोप। तो यूरोप में जो जगह है वो है क्या, स्विट्ज़रलैंड। तो ये देखिए यूरोप। कल हम क्या देखे थे, कल हम देखे थे बुल्गारिया, बुल्गारिया के बगल में ग्रीस देखे थे। आज हम देखेंगे क्या, स्विट्ज़रलैंड। तो ये है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल कहाँ है, ठीक है, ये है जेनेवा। जेनेवा का अगल बगल में क्या देखिए, ये है फ्रांस, स्पेन, ये है पोर्तुगीज़, इटली, जर्मनी, है ना, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, है ना, यूके, लंदन, आयरलैंड। ये है हमारा यूरोप, जहाँ पे ये जगह है जेनेवा, राइट, ठीक है। ये मैप देख लिए। अब हम आते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है आई थिंक न्यूज़पेपर में। हाँ ये देखिए, ऑन अ वेरी गुड नोट वी विल एंड द सेशन कि पेशेंस, परसिवरेंस एंड पेस, ये किनका फॉर्मूला बताया जा रहा है सक्सेस का, उमेश यादव का। आई थिंक ये हम लोग का भी है, सबका है। आप पैसेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, आप पेस बना के रखिए, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद अब आज के न्यूज़पेपर खत्म होता है एनालिसिस यहीं पे। थैंक यू सो मच। चलिए जाते जाते एक सवाल बताइएगा, आज वीमेंस डे है तो खासकर महिलाओं से सवाल नहीं, सबसे सवाल है कि वाई वी सेलिब्रेट टुडेज डे विच इज़ 8 मार्च, क्यों हम आज 8 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे। इसका रीज़न बताइएगा, अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, जय हिंद।